क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है? जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजा लेकिन उठने का मन नहीं हुआ, किसी दोस्त ने आपकी तारीफ नहीं की तो दिन भर मूड खराब, एक इंटरव्यू में नकारात्मक सवाल आया और आपने खुद ही मान लिया कि आप फेल हो जाएंगे। क्या ये सब सिर्फ परिस्थितियां हैं या आपका दिमाग आपको रोक रहा है? नमस्कार, मैं हूं जेनो डेला मारे स्टाचोविच और आज हम शुरू कर रहे हैं द माइंड इज एवरीथिंग, एक ऐसी यात्रा जो आपके दिमाग की अदृश्य शक्ति को आपके सबसे बड़े हथियार में बदल देगी। मैं यह किताब इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने हमेशा जीत हासिल की, बल्कि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने भी हार देखी है, डर महसूस किया है और असफलताओं के दलदल में डूबा हूं। लेकिन मैंने सीखा कि अगर आप अपने दिमाग को समझ लें तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अध्ययन से जुड़ा है और पिछले 15 सालों से मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और आम लोगों के साथ काम किया है। मैंने देखा कि चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, करियर में तरक्की, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना या खुद को आत्मविश्वासी बनाना, 80% सफलता दिमाग की मानसिकता पर निर्भर करती है और बाकी 20% रणनीति, संसाधन और किस्मत पर। आज इस पहले अध्याय में हम बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट की, यानी वह बदलाव जो आपकी सोच को सीमाओं से संभावनाओं की तरफ मोड़ देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है राहुल की, एक मिडिल क्लास लड़के की जो दिल्ली में कॉलेज पढ़ रहा था। राहुल तेज था, लेकिन हर बार किसी कंपटीशन या प्रोजेक्ट में भाग लेने से पहले ही खुद को समझा देता था कि ये मेरे बस का नहीं। उसकी सोच में एक अदृश्य दीवार थी, सेल्फ डाउट। एक दिन उसने एक सेमिनार में भाग लिया जहां वक्ता ने कहा, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपके विचार उसके प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो सिस्टम भी वही आउटपुट देगा। उस दिन राहुल ने अपने मानसिक प्रोग्राम को बदलने का फैसला किया। मनोविज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग नई आदतें और नए पैटर्न सीखने की क्षमता रखता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। राहुल ने छोटे छोटे चैलेंज लेने शुरू किए। पहले क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछना, फिर डिबेट में भाग लेना और फिर एक बिजनेस आइडिया कॉलेज फेस्ट में पेश करना। हर छोटे कदम के साथ उसका दिमाग नए सक्सेस पाथवेज बनाने लगा। और यही है इस अध्याय का सार, आपकी सोच की दिशा बदलना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में लगभग 60 विचार रोज आते हैं और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं अगर हम उन्हें कंट्रोल न करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में मनोवैज्ञानिक सिखाते हैं कि नकारात्मक विचारों को पकड़कर उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलें। राहुल ने यही किया और एक साल में वही लड़का जो मैं नहीं कर सकता कहता था, एक स्टार्टअप का को फाउंडर बन गया। अब इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक व्यावहारिक अभ्यास दूंगा। इसे मेंटल रीप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक लें और 3 कॉलम बनाएं। पहले में लिखें वो नकारात्मक विचार जो अक्सर आते हैं, दूसरे में लिखें उनका सोर्स, जैसे बचपन का अनुभव, किसी का कमेंट, असफलता, और तीसरे में लिखें उसका नया सकारात्मक और कार्यात्मक वर्जन। उदाहरण के लिए, अगर पहला विचार है मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो नया वर्जन हो सकता है मैं सीख सकता हूं और हर बार बेहतर बन सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को नए पैटर्न सिखाना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपके दिमाग का हर विचार एक बीज है। अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे तो डर उगेगा और अगर सकारात्मक बीज बोएंगे तो आत्मविश्वास और सफलता का जंगल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल देते हैं। अध्याय 1, माइंडसेट शिफ्ट, सोच की दिशा बदलना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अच्छे मौके होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? मैं आपको सच बता दूं, यह किस्मत का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का खेल है। नमस्कार, मैं हूं जेनो डेला मारे स्टाचोविच और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही रहा है कि आपका दिमाग आपकी हकीकत को तय करता है। मैंने दुनिया भर के लोगों के साथ काम किया है। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो करियर को लेकर असमंजस में थे, बिजनेस लीडर्स जो लाखों का कारोबार संभालते थे, एथलीट्स जो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना चाहते थे, और ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में बार बार असफल हो रहे थे। अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन, दिमाग में जमी हुई सीमाएं। इस अध्याय में मैं आपको ले चलूंगा एक यात्रा पर जहां हम समझेंगे कि कैसे आपके विचार, आपकी आदतें और आपकी गहरी मान्यताएं आपके लिए रास्ता खोल सकती हैं या बंद कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं राहुल की। राहुल दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन आत्मविश्वास उसका कमजोर पक्ष था।
हर बार कोई नया प्रोजेक्ट आता तो वह खुद से कहता, यह मेरे बस का नहीं। यह वाक्य उसके दिमाग में इतनी बार दोहराया गया था कि यह उसकी पहचान बन चुका था। एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ जहां एक स्पीकर ने कहा, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपके विचार उसका प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत होगा। ये लाइन राहुल के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह अपना प्रोग्राम बदल देगा। मनोविज्ञान में एक शब्द है, नरे आपका दिमाग नई आदतें और नए विचार सीख सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। राहुल ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछना, फिर डिबेट में भाग लेना और आखिर में कॉलेज फेस्ट में अपना बिजनेस आइडिया पेश करना। हर छोटे कदम के साथ उसका दिमाग नए सक्सेस पाथवेज बनाने लगा। इसी को हेब्स लॉ कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जितना आप किसी सोच या काम को दोहराते हैं उतना आपका दिमाग उस दिशा में मजबूत हो जाता है। यही सिद्धांत मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा। जब मैं युवा था तो मेरे भी भीतर कई डर थे, असफल होने का, रिजेक्ट होने का या यह महसूस करने का कि मैं दूसरों से कम हूं। लेकिन मैंने अपने विचारों को नोट करना शुरू किया। यह एक साइकोलॉजिकल तकनीक है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें सकारात्मक और कार्यात्मक विचारों से बदलते हैं। एक बार एक महिला क्लाइंट आई जो अपने करियर में अटकी हुई थी। उसका मानना था कि मैं लीडरशिप के लिए नहीं बनी। हमने इस विचार को चुनौती दी। हमने पूछा, क्या यह तथ्य है या सिर्फ एक मान्यता? असल में यह सिर्फ उसका डर था जो बचपन के अनुभवों से जुड़ा था। जब उसने खुद को छोटे छोटे नेतृत्व के मौके देने शुरू किए, जैसे टीम मीटिंग में एक एजेंडा पेश करना, तो धीरे धीरे उसकी मान्यता बदल गई। यही होता है माइंडसेट शिफ्ट। विज्ञान भी यही कहता है। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर कैरल ड्वेक ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से क्षमताएं बढ़ सकती हैं। अंतर बहुत बड़ा है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोक देता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। यह सिर्फ करियर में नहीं, रिलेशनशिप में भी लागू होता है। मान लीजिए आपने 2 बार रिश्ते में असफलता देखी और अब आपके दिमाग ने यह मान लिया कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। यह विचार धीरे धीरे आपका व्यवहार बदल देगा। आप नए रिश्तों से बचेंगे, खुलेपन से बात नहीं करेंगे और फिर असफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप सोचेंगे, शायद मैंने अब तक सही व्यक्ति नहीं चुना, या शायद मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। ये सोच आपको आगे बढ़ाएगी। बिजनेस में भी यही खेल है। मैंने एक स्टार्टअप फाउंडर को कोच किया जिसका पहला प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया था। वह हार मानने वाला था, लेकिन हमने उसके साथ लर्निंग रिव्यू किया। क्या गलत हुआ, क्या सीखा और अगली बार क्या बदला जा सकता है। नतीजा, उसका दूसरा प्रोडक्ट हिट हो गया। असल में सोच का बदलाव ही खेल बदलता है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव लाया कैसे जाए। इसके लिए मैं आपको एक अभ्यास दूंगा, मेंटल रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक लें, 3 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में लिखें वे नकारात्मक विचार जो बार बार आते हैं। दूसरे कॉलम में लिखें ये विचार कहां से आया, बचपन का अनुभव, किसी की टिप्पणी, असफलता। तीसरे कॉलम में लिखें इसका नया सकारात्मक और कार्यात्मक वर्जन, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं को बदलें, मैं सीख सकता हूं और हर बार बेहतर बन सकता हूं। जब आप यह रोज करेंगे तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाएगा और यह नया सोचने का तरीका आपकी नई आदत बन जाएगा। याद रखिए, आपका दिमाग खेत की तरह है। जो बीज आप बोएंगे वही उगेगा। नकारात्मक बीज बोएंगे तो डर और शक उगेंगे, सकारात्मक बीज बोएंगे तो आत्मविश्वास और सफलता के पेड़ खड़े होंगे। और सबसे अहम बात, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव स्थायी होगा। अगर आप आज से शुरू करें तो आने वाले महीनों में आप खुद को एक अलग इंसान के रूप में देखेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल देते हैं। अध्याय 2, सेल्फ डिसिप्लिन, सफलता की अदृश्य चाबी। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो अक्सर वे उम्मीद करते हैं कि मैं कहूंगा टैलेंट या नेटवर्किंग या किस्मत। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा राज है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। यही वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है, और इसके बिना सबसे बड़ा टैलेंट भी बर्बाद हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है आयुष की, जो मुंबई के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वह बेहद बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत थी, काम टालना। असाइनमेंट आखिरी रात करना, पढ़ाई टेस्ट के 1 दिन पहले करना और फिटनेस का प्लान अगले सोमवार के लिए छोड़ देना।
नतीजा यह हुआ कि उसकी ग्रेड्स औसत हो गईं और उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। एक दिन कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई। विषय था द साइंस ऑफ हैबिट्स। वहां स्पीकर ने बताया कि आत्मानुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मसल की तरह है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। यही बात आयुष के दिल को छू गई। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने दिन के पहले 2 घंटे सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए देगा, चाहे कुछ भी हो। मनोविज्ञान में इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं, यानी ऐसी आदत जो बाकी आदतों को भी सुधार देती है। आयुष ने पहले 2 घंटे पढ़ाई पर फोकस करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने फिटनेस, रीडिंग और नेटवर्किंग के लिए भी समय निकालना शुरू किया। 6 महीने में उसकी ग्रेड सुधर गईं, वह कॉलेज इवेंट्स में लीडर बनने लगा और सबसे अहम, उसने खुद को भरोसा करना सीख लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना आसान कैसे? असल में आत्म अनुशासन का राज दिमाग के उस हिस्से में है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह आपके निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण का मुख्य केंद्र है। शोध बताते हैं कि जितना आप छोटे छोटे निर्णयों में खुद को नियंत्रित करते हैं, उतना यह हिस्सा मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय 10 मिनट मेडिटेशन करना या मीठा खाने का मन होते हुए भी हेल्दी स्नैक चुनना। यही छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं। मैं आपको अपने करियर का एक अनुभव बताता हूं। जब मैंने पहला रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया तो मेरे पास बहुत कम समय था और डेटा बहुत ज्यादा। मुझे रोज कम से कम 5 घंटे लिखने बैठना पड़ता था। शुरुआत में मैं भी ध्यान भटकने की आदत से जूझ रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। यह साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके दिमाग को कहती है कि तुम्हें बस 25 मिनट देना है, और यही सोच टाल मटोल को खत्म करती है। धीरे धीरे मेरी उत्पादकता दोगुनी हो गई। यही सिद्धांत बिजनेस में भी लागू होता है। मैंने एक स्टार्टअप फाउंडर को कोच किया जिसकी टीम डेडलाइन पर डिलीवर नहीं कर रही थी। हमने टीम के लिए एक डिसिप्लिन प्रोटोकॉल बनाया। सुबह 9 बजे स्टैंड अप मीटिंग, हर टास्क के लिए टाइम बॉक्स और दिन के अंत में प्रोग्रेस रिपोर्ट। शुरुआत में टीम ने शिकायत की, लेकिन 3 हफ्ते बाद उनकी आउटपुट 40% बढ़ गई। आत्म अनुशासन सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह रिलेशनशिप में भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आपका रिश्ता बार बार झगड़ों में फंस जाता है। आत्म अनुशासन आपको यह सिखाता है कि गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर बोलें। यह छोटा सा विराम कई बड़े विवादों को खत्म कर सकता है। विज्ञान कहता है कि यह रिस्पॉन्स इनहिबिशन है, यानी उत्तेजना के बावजूद खुद को रोकने की क्षमता। इसे मजबूत करना आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। अब आप कहेंगे, ठीक है, लेकिन आत्म अनुशासन लाना इतना आसान नहीं है। सच है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन अपनाएं। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें आप तय करते हैं कि किस परिस्थिति में आप कौन सा काम करेंगे। उदाहरण के लिए, सुबह 7 बजे मैं उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या लंच के बाद मैं 15 मिनट वॉक करूंगा। यह अगर तब का फार्मूला आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। दूसरा, टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाएं, मतलब किसी मुश्किल आदत को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ें। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ वर्कआउट के दौरान सुनें। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, यानी ऐसा दोस्त, मेंटर या कोच जो आपको आपके लक्ष्यों के लिए जवाबदेह बनाए। चौथा, छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखिए, दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, लेकिन छोटे बदलावों को अपनाना आसान होता है। अब इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास दूंगा जिसे मैं 21 डे डिसिप्लिन चैलेंज कहता हूं। अगले 21 दिन एक ऐसा छोटा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए जरूरी है, जैसे रोज 20 मिनट पढ़ाई या 15 मिनट एक्सरसाइज या रोज एक नया नेटवर्किंग कॉल। इसे हर दिन बिना चूके करें और अपने कैलेंडर में टिक लगाएं। 21 दिन बाद आपका दिमाग इसे नई नॉर्मल मानने लगेगा। याद रखिए, आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से मस्ती खत्म कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को सिखाएं कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। और जब यह आदत बन जाती है तो आप पाएंगे कि आपके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं रह गए, बल्कि आपकी रोजमर्रा की हकीकत बन गए हैं। तो आज से अपने दिमाग को यह मैसेज दें, मैं खुद का मालिक हूं, क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 3, फियर मास्टरी। डर को दोस्त बनाना। आपके और आपके सपनों के बीच जो सबसे बड़ा अवरोध खड़ा है वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा है। उसका नाम है डर। डर असफलता का, डर रिजेक्शन का, डर बदलने का, डर हार जाने का, और कभी कभी तो डर इस बात का कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। मैं यह बात सिर्फ किताबों से नहीं कह रहा, बल्कि मैंने इसे अपने जीवन में, अपने क्लाइंट्स के जीवन में और दुनिया के हर सफल व्यक्ति के सफर में देखा है। देखिए,
डर अपने आप में बुरा नहीं है। डर एक सिग्नल है। यह आपको सावधान करता है, आपकी रक्षा करता है। समस्या तब होती है जब डर आपको रोकने लगता है, जब वह आपकी संभावनाओं को सीमित कर देता है। इस अध्याय में हम डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना सीखेंगे। मैं आपको शुरुआत में एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की, जो बेंगलुरु में एक कॉरपोरेट जॉब कर रही थी। नेहा का सपना था कि वह अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू करे, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही आवाज गूंजती थी, अगर फेल हो गई तो। यही डर उसे सालों तक उसी जॉब में बांधे रखता रहा। एक दिन उसने मेरे एक सेशन में भाग लिया, जहां मैंने एक लाइन कही, डर का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन की सीमा पर खड़े हैं। यही लाइन उसके दिमाग में चिपक गई। उसने फैसला किया कि वह अपने डर को मैप करेगी। मनोविज्ञान में इसे फियर मैपिंग कहते हैं। उसने एक कागज लिया, बीच में अपने सपने को लिखा, अपना फैशन ब्रांड लॉन्च करना। फिर उसने चारों तरफ वे सारे डर लिखे जो उसे रोक रहे थे। पैसे का डर, लोगों के ताने, बाजार में प्रतियोगिता, असफल होने का डर। फिर उसने हर डर के सामने यह लिखा, अगर यह सच हो गया तो क्या करूंगी। जैसे, अगर पैसे खत्म हो गए तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करूंगी। अगर लोग ताने देंगे तो अपने असली ग्राहकों पर ध्यान दूंगी। यह अभ्यास करते करते उसे एहसास हुआ कि डर के पीछे असल में समाधान भी छिपे हैं। नेहा ने छोटे छोटे कदम शुरू किए। पहले इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन डालना, फिर छोटी पॉपअप शॉप लगाना, और आखिरकार फुल टाइम बिजनेस शुरू करना। डर गया नहीं, लेकिन अब वह डर उसका गाइड बन चुका था। विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस में डर का मुख्य केंद्र है एमिगडाला। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो खतरे का सिग्नल देता है। असली खतरा हो तो अच्छा है, लेकिन आधुनिक जिंदगी में हमारा दिमाग कई बार गलत अलार्म बजा देता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू या किसी को प्रपोज करना। डर से निपटने के लिए एक तकनीक है जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, यानी अपने डर का सामना धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में करना। मैंने एक बार एक स्टूडेंट को कोच किया जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हमने उसे पहले सिर्फ दोस्तों के सामने बोलने को कहा, फिर छोटे ग्रुप में, फिर एक छोटी ग्रुप में, फिर एक छोटी क्लास में, और आखिर में कॉलेज ऑडिटोरियम में। हर स्टेप पर डर कम होता गया। यही प्रिंसिपल बिजनेस में भी लागू होता है। मैंने एक क्लाइंट को सलाह दी जो बड़े निवेशकों से मिलने से डरता था। हमने उसे पहले 5 मिनट की अनौपचारिक मीटिंग्स करने को कहा, फिर 15 मिनट की पिच, और फिर फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन। यह ग्रेजुअल एक्सपोजर न सिर्फ डर को कम करता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। डर को मैनेज करने का एक और तरीका है रिफ्रेमिंग, यानी डर की कहानी को बदलना। उदाहरण के लिए, अगर आप इंटरव्यू में नर्वस हो रहे हैं तो खुद से कहें, यह नर्वसनेस नहीं, यह मेरा शरीर मुझे एनर्जी दे रहा है। रिसर्च बताती है कि जब आप डर को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, खतरे के रूप में नहीं, तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। रिलेशनशिप में भी डर बड़ी भूमिका निभाता है। कई लोग अपने दिल की बात कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन अगर आप इसे रिफ्रेम करें, अगर मैंने कह दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो यह डर ईमानदारी और स्पष्टता का टूल बन जाता है। अब इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूं। इसे मैं फियर टू एक्शन फ्रेमवर्क कहता हूं। एक कागज लें और 3 कॉलम बनाएं। पहले में लिखें, आपका सबसे बड़ा डर। दूसरे में लिखें, अगर यह सच हो गया तो क्या सबसे बुरा होगा। तीसरे में लिखें, अगर यह सच हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं। यह अभ्यास आपको यह दिखाएगा कि डर कोई विशाल दानव नहीं, बल्कि एक मैनेज करने योग्य स्थिति है। याद रखिए, डर को खत्म करना जरूरी नहीं, उसे समझना और इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरे अनुभव में हर बड़ी सफलता के पीछे कम से कम एक ऐसा फैसला होता है जो डर के बावजूद लिया गया हो। तो अगली बार जब डर आए तो उससे भागे नहीं, उससे बात करें। उससे पूछें, तुम मुझे किस चीज से सावधान कर रहे हो, और फिर तय करें कि क्या वह खतरा असली है या सिर्फ आपका दिमाग आपको पुराने पैटर्न से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अंत में डर या तो आपको कैदी बना सकता है या आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। चुनाव आपका है। अध्याय 4, फोकस एंड अटेंशन मास्टरी। ध्यान की ताकत। सफलता की दौड़ में सबसे आगे वही निकलता है जो सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे फोकस्ड होता है। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा या संसाधन नहीं है, यह है हमारा ध्यान। और सच कहूं तो आज के समय में ध्यान केंद्रित करना सबसे कठिन कौशल बन गया है। आपके पास कितने ही आइडिया हों, कितने ही स्किल्स हों, अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी ऊर्जा रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगी। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक अनुभव बताता हूं। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं भी एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल देता था, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। नतीजा, महीनों तक मेहनत करने के बावजूद ठोस प्रगति बहुत कम। तब मेरे मेंटर ने मुझसे कहा, ज़ीनो, यू डोंट लैक टाइम, यू लैक फोकस। यह वाक्य मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने ध्यान केंद्रित करने की कला सीखनी शुरू की। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है
सिलेक्टिव अटेंशन, यानी हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। मल्टीटास्किंग सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि यह वास्तव में टास्क स्विचिंग है, और हर बार काम बदलने में आपका दिमाग 20-30% ऊर्जा और समय गंवा देता है। यही कारण है कि 1 घंटा गहराई से किया गया काम 3 घंटे बिखरे हुए काम से ज्यादा मूल्यवान होता है। अब एक कहानी सुनिए। यह है आदित्य की, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था और यूएससी की तैयारी कर रहा था। उसके पास किताबों का ढेर था, ऑनलाइन कोर्सेज थे, लेकिन वह एक दिन में 10 चीजें पढ़ने की कोशिश करता और कोई भी पूरा नहीं करता। जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसे एक नियम दिया, रूल ऑफ 1। एक समय में एक ही लक्ष्य, एक ही स्रोत और एक ही रणनीति पर काम करो। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन 3 महीने बाद उसने पाया कि उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता दोगुनी हो गई है। यही सिद्धांत बिजनेस में भी काम करता है। एक उद्यमी ने मुझसे कहा कि वह एक साथ 4 अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। मैंने उसे लेजर फोकस अप्रोच अपनाने को कहा। पहले एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाओ, उसे परफेक्ट करो, फिर अगले पर जाओ। नतीजा, उसका पहला प्रोडक्ट इतना सफल हुआ कि उसने अगले लॉन्च के लिए निवेशक खुद खींच लिए। ध्यान केंद्रित करने की एक और कुंजी है फ्लो स्टेट। यह वह स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता और आपका प्रदर्शन चरम पर होता है। रिसर्चर मिहाली चिक्सजेंट-मिहाली ने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा। फ्लो में जाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: स्पष्ट लक्ष्य, उचित चुनौती, ना बहुत आसान ना बहुत कठिन, और बाधाओं से मुक्त वातावरण। मैं अपने कोचिंग सेशंस में लोगों को 90 मिनट डीप वर्क रूटीन सिखाता हूं। 90 मिनट तक सिर्फ एक ही काम, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, फिर 15 मिनट का ब्रेक। इस रूटीन ने कई लोगों की प्रोडक्टिविटी 2-3 गुना बढ़ा दी है। ध्यान की ताकत रिलेशनशिप में भी उतनी ही जरूरी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी फोन स्क्रॉल करते रहते हैं? एक्टिव लिसनिंग, यानी पूरी तरह से सामने वाले पर ध्यान देना, रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह न सिर्फ भरोसा बढ़ाता है, बल्कि आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरतें और भावनाएं गहराई से समझने में मदद करता है। अब ध्यान भटकाने वाली चीजों की बात करें तो आज सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और ईमेल हमारे ध्यान के सबसे बड़े चोर हैं। इसलिए पहला कदम है अटेंशन डाइट अपनाना, यानी यह तय करना कि आप अपने दिमाग में किस तरह की जानकारी डालेंगे और किस समय डालेंगे। मैं खुद सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय 30 मिनट मेडिटेशन और जर्नलिंग करता हूं। इससे मेरा दिमाग साफ और केंद्रित रहता है। दूसरा कदम है ट्रिगर मैनेजमेंट, यानी उन चीजों को पहचानना जो आपका ध्यान भटकाती हैं और उन्हें कम करना। जैसे अगर आप बार बार सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐप्स का नोटिफिकेशन बंद कर दें या उन्हें फोन के आखिरी पेज पर डाल दें। तीसरा है टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के अलग अलग हिस्से को अलग अलग कामों के लिए फिक्स कर देना। इससे आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में काम करता है और निर्णय लेने की थकान कम होती है। अब इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास दूंगा, फोकस स्प्रिंट एक्सरसाइज। अगले 7 दिन रोज एक ऐसा काम चुनें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस पर लगातार 50 मिनट काम करें, बिना फोन, ईमेल या किसी भी रुकावट के। फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। दिन के अंत में देखें कि आपकी प्रगति कैसी है। 7 दिन बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपका ध्यान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। याद रखिए, ध्यान एक मसल की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही यह मजबूत होगा। और जब आपका ध्यान सही दिशा में होगा तो आपकी ऊर्जा, समय और क्षमता एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चमत्कार कर सकती है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो खुद से पूछें, क्या मेरे पास पर्याप्त ध्यान है? क्योंकि सही दिशा में लगाया गया ध्यान गलत दिशा में लगाए गए सालों के प्रयास से भी ज्यादा तेजी से आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। अध्याय 5, इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का संतुलन। अगर आप मुझसे पूछें कि करियर, बिजनेस और रिश्तों में सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी कौशल कौन सा है, तो मैं बिना हिचके कहूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह वह कला है जिसमें आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते, समझते और सही तरीके से मैनेज करते हैं। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को लोकप्रिय बनाया, कहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए IQ सिर्फ 20% मायने रखता है, बाकी 80% में EQ यानी इमोशनल कोशेंट और अन्य कौशल आते हैं। मैंने अपने करियर में देखा है कि कई बार टॉप स्कोर वाले, बेस्ट टेक्निकल स्किल वाले लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि मध्यम स्कोर वाले लेकिन उच्च EQ वाले लोग टीम लीडर, बिजनेस ऑनर और इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी है श्रेया की, जो पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। श्रेया अपने काम में माहिर थी, लेकिन टीम के साथ रिश्ते खराब थे। वह अक्सर झगड़ालू और डिफेंसिव हो जाती
और इससे उसकी प्रमोशन बार बार रुक जाती। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उसे एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम्हें गुस्सा कब आता है? उसने कई घटनाएं गिनाई, लेकिन असल में उसका गुस्सा ट्रिगर था जब उसे लगता कि कोई उसकी काबिलियत पर शक कर रहा है। यह समझना ही उसका पहला कदम था। ईक्यू बढ़ाने का, सेल्फ अवेयरनेस, भावनाओं को पहचानना और उनके ट्रिगर्स को जानना ही आत्म जागरूकता की नींव है। न्यूरोसाइंस कहता है कि यह काम आपके दिमाग के एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करते हैं, और जितना आप भावनाओं को पहचानने की आदत डालते हैं उतना यह हिस्सा मजबूत होता है। अगला स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन, यानी भावनाओं को मैनेज करना। श्रेया ने पॉज एंड ब्रीथ तकनीक अपनाई। जब भी गुस्सा आता 10 सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और फिर जवाब देना। 3 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसके कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए और लोग उसके साथ काम करने में सहज होने लगे। अब आते हैं एम्पैथी पर, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। यह सिर्फ मैं समझता हूं कहने से नहीं आता, बल्कि सक्रिय सुनने, एक्टिव लिसनिंग और खुद को दूसरे की स्थिति में रखने से आता है। एक बार एक बिजनेस मीटिंग में श्रेया के क्लाइंट ने एक डील कैंसिल कर दी। पहले वह नाराज हो जाती, लेकिन इस बार उसने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि आपके लिए क्या चिंता का विषय है? क्लाइंट ने बताया कि वह फंडिंग की परेशानी में है। श्रेया ने उनकी स्थिति समझी, पेमेंट टर्म्स बदल दिए और वही क्लाइंट 6 महीने बाद उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का असली कमाल। यह रिश्तों में भरोसा बनाता है और भरोसा ही हर सफलता की बुनियाद है। ईक्यू का एक और पहलू है सोशल स्किल्स, यानी दूसरों के साथ संवाद करने और रिश्ते बनाने की कला। चाहे आप कॉलेज में हो, बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में, आपकी नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स यह तय करती हैं कि आपके पास कितने मौके आएंगे। रिसर्च कहती है कि उच्च ईक्यू वाले लोग बेहतर लीडर बनते हैं, क्योंकि वे लोगों को मोटिवेट करना, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना और टीम में पॉजिटिव माहौल बनाना जानते हैं। अब सवाल यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाई जाए। पहला कदम, इमोशन जर्नल रखना। हर दिन अपनी प्रमुख भावनाएं और उनके कारण लिखें। यह आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करेगा। दूसरा, माइंडफुल लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में न टोके, सिर्फ सुने और समझे। तीसरा, एम्पैथी मैपिंग करें। किसी व्यक्ति की स्थिति को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें, भले आप सहमत न हों। चौथा, इमोशनल रिफ्रेमिंग। नकारात्मक भावनाओं को विकास के संकेत में बदलें। जैसे अगर आपको जलन हो रही है तो इसे यह समझने का संकेत माने कि आप भी वह चीज चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ईक्यू सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैंने एक कपल को कोच किया जो हर छोटी बात पर झगड़ता था। हमने उन्हें फीलिंग्स फर्स्ट रूल सिखाया। किसी भी विवाद में पहले अपनी भावना व्यक्त करो, मुझे बुरा लगा, मुझे डर लगा, बजाय सीधे आरोप लगाने के। इस छोटे बदलाव ने उनके संवाद का टोन बदल दिया और झगड़े 70% कम हो गए। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूं। डेली ईक्यू प्रैक्टिस। अगले 14 दिन रोज 3 काम करें। 1, किसी की भावना को पहचानें और नाम दें, जैसे तुम परेशान लग रहे हो। 2, खुद की एक भावना को लिखें और उसका ट्रिगर पहचानें। 3, एक बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 14 दिन बाद आपको महसूस होगा कि आपके रिश्ते, संवाद और खुद के साथ जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। याद रखिए, बुद्धिमानी सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं के साथ क्या करते हैं। और जब आपका दिल और दिमाग एक टीम की तरह काम करते हैं तो आप न सिर्फ सफलता पाते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए भी रखते हैं। अध्याय 6, रेजिलियंस, हार से वापसी की ताकत। जब मैं अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी को याद करता हूं तो आज भी दिल में हलचल होती है। वह समय था जब मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया था और साथ में अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों का विश्वास भी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वही गिरावट मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि वहीं से मैंने सीखा रेजिलियंस, यानी हार से वापसी की ताकत। रेजिलियंस कोई जादुई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हों, नया बिजनेस शुरू कर रहे हों, या किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हों, एक कहानी सुनिए। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो मुंबई में अपना स्टार्टअप चला रहा था। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया। इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और टीम के कई लोग नौकरी छोड़ गए। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सब खत्म मानकर हार मान ले, या फिर वापस खड़ा हो और लड़ाई जारी रखे। अनिरुद्ध ने दूसरा रास्ता चुना। उसने पहले अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया। सुबह सुबह दौड़ना, मेडिटेशन करना और हर रात लिखना कि उस दिन 3 कौन सी चीजें अच्छी हुईं। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस उसके दिमाग में पॉजिटिविटी के बीज बो रही थी। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं,
यानी हालात को नए नजरिए से देखना। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जो लोग कठिन परिस्थितियों को चुनौती की तरह देखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 23% तक कम हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैंने भी अपनी जिंदगी में महसूस किया कि रेजिलियंस का पहला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी हालात को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब आप इनकार करते हैं तो दिमाग एक लूप में फंस जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा कदम है अडेप्टेबिलिटी, यानी हालात के अनुसार खुद को ढालना। एक कॉलेज स्टूडेंट का उदाहरण लें। अगर आपकी एग्जाम में उम्मीद से कम मार्क्स आए तो दो तरीके हैं, या तो खुद को निकम्मा मान लें या फिर यह समझें कि आपको नई स्टडी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। यही फर्क तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या यहीं रुक जाएंगे। तीसरा कदम है परसिस्टेंस, यानी लगातार कोशिश करते रहना, भले ही प्रगति धीमी हो। न्यूटन ने कहा था, अगर मैंने दूसरों से आगे देखा है तो इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा देर तक टिका रहा। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। एक कपल जिसे मैं कोच कर रहा था लंबे समय से लड़ाइयों में फंसा था। उन्होंने हार नहीं मानी, थेरेपी ली, एक दूसरे के नजरिए को समझा और आज वे पहले से ज्यादा मजबूत हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप बार बार कठिनाइयों से निकलते हैं तो आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस मजबूत होते हैं। ये हिस्से स्ट्रेस मैनेजमेंट और निर्णय लेने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ मजबूत बने रहना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से वापसी करना है। इसका एक अच्छा तरीका है रेजिलियंस रोड मैप बनाना। 1. संकट के संकेत पहचानें। 2. अपने सपोर्ट सिस्टम को सक्रिय करें, दोस्त, परिवार, मेंटर। 3. अपने माइंडसेट को रीसेट करने के लिए छोटे छोटे जीत के लक्ष्य तय करें। 4. खुद को याद दिलाएं कि यह फेज अस्थायी है। 5. अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि थका हुआ दिमाग पैदा करता है। मैं मानता हूं कि बिना कठिनाइयों के जिंदगी अधूरी है, क्योंकि इन्हीं पलों में हम अपने असली रूप को देखते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे किसी न किसी असफलता की कहानी होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद हार मान ली होती तो शायद बल्ब आज भी अंधेरे में होता। अगर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शुरुआती रिजेक्शंस के बाद हार मान ली होती तो हम मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति को कभी नहीं जानते। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास दूंगा, 14 डे बाउंस बैक चैलेंज। अगले 14 दिन हर दिन 3 चीजें लिखें। 1. आज आपको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा। 2. आपने उससे क्या सीखा। 3. अगले बार आप कैसे बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। यह आपकी सोच को विक्टिम से वॉरियर मोड में ले जाएगा। याद रखिए, हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक मोड़ है, और आप तय करते हैं कि उस मोड़ के बाद सड़क कहां जाएगी। रेजिलियंस आपको यह ताकत देता है कि जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तो आप मुस्कुराकर कहें देखते जाओ। अध्याय 7 फोकस एंड डीप वर्क। ध्यान की शक्ति। कभी आपने गौर किया है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें ध्यान भटकना कितना आसान हो गया है। आपका फोन सिर्फ एक पिंग करता है और आपका दिमाग तुरंत उस दिशा में चला जाता है, भले ही आप किसी बहुत जरूरी काम में लगे हों। एक ईमेल, एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, एक व्हाट्सएप मैसेज और आपका ध्यान टूट गया। यही कारण है कि आज फोकस यानी ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता सबसे कीमती स्किल बन चुकी है। कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने डीप वर्क किताब लिखी, कहते हैं कि इस सदी में सफल वही होगा जो गहरे, बिना बाधा के, लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण काम में डूबकर काम कर सके। और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं पलों से आई हैं जब मैं घंटों एक ही चीज पर काम करता रहा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। यह कहानी है प्राची की, जो दिल्ली में MBA कर रही थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में जॉब पाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ध्यान भटकना। वह पढ़ाई शुरू करती, 5 मिनट में ही फोन चेक कर लेती या यूट्यूब खोल देती। एक दिन उसने खुद से वादा किया कि वह डीप वर्क के नियम अपनाएगी। उसने एक फोकस रिचुअल बनाया, रोज सुबह 5 बजे उठना, 90 मिनट तक फोन बंद रखना और एक टाइमर लगाकर सिर्फ उसी एक टॉपिक पर काम करना जिसे वह उस दिन के लिए तय करती। शुरुआती हफ्ते मुश्किल थे, बेचैनी, उबाऊपन, बार बार फोन चेक करने की इच्छा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग अनुकूल हो गया। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं, यानी जब आप काम बदलते हैं तो पिछले काम का कुछ हिस्सा आपके दिमाग में अटका रहता है, जिससे नया काम शुरू करने में फोकस कम हो जाता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी बताती है कि लगातार मल्टीटास्क करने वाले लोग एक ही टास्क पर काम करने वालों की तुलना में 40% कम प्रोडक्टिव होते हैं। यही कारण है कि डीप वर्क यानी लंबा और गहरा ध्यान आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। मैं अपने बिजनेस में यह नियम अपनाता हूं कि दिन के पहले 4 घंटे सिर्फ एक हाई वैल्यू टास्क के लिए होते हैं। कोई मीटिंग, कोई ईमेल, कोई फोन कॉल नहीं। यह गोल्डन
हावर्स मेरी क्रिएटिविटी और आउटपुट को दोगुना कर देते हैं। अब सवाल यह है कि फोकस बढ़ाया कैसे जाए। पहला कदम है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने माहौल को ध्यान के अनुकूल बनाना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें, डेस्क को साफ सुथरा रखें और काम की शुरुआत एक तय रिचुअल से करें ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि अब फोकस मोड ऑन है। दूसरा कदम है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ऐसे ब्लॉक्स में बांटें जिसमें हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही प्रकार का काम हो। तीसरा कदम है सिंगल टास्किंग। एक बार में सिर्फ एक काम करना न सिर्फ फोकस बढ़ाता है बल्कि क्वालिटी भी सुधारता है। चौथा है माइंड ट्रेनिंग। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या 10 मिनट की नो डिस्ट्रैक्शन सिटिंग से दिमाग की मसल्स मजबूत होती है। न्यूरो साइंस में यह पाया गया है कि जब आप नियमित रूप से गहरे ध्यान में काम करते हैं तो आपके ब्रेन में माइलिन शीथ मोटी होती है। यह आपके न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन को तेज और बेहतर बनाती है, जिससे आपकी स्किल्स तेजी से निखरती है। ध्यान की शक्ति सिर्फ करियर में नहीं बल्कि रिश्तों में भी काम आती है। जब आप अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के साथ हों और उन्हें पूरा ध्यान दें, बिना फोन, बिना किसी और ख्याल के, तो रिश्ते की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। असल में सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है अनडिवाइडेड अटेंशन। अब इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूं, 21 डे फोकस स्प्रिंट। अगले 21 दिन हर सुबह एक डीप वर्क सेशन करें, कम से कम 60 मिनट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ एक महत्वपूर्ण टास्क पर। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका दिमाग अब तेजी से फ्लो स्टेट में आने लगा है। याद रखिए, आज के समय में ध्यान भटकना आसान है, लेकिन ध्यान को साधना दुर्लभ और अनमोल है, और वही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। जब आप फोकस और डीप वर्क की ताकत को अपना लेते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्माण करते हैं। अध्याय 8 इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का संतुलन। जब मैं 25 साल का था, मैंने सोचा था कि सफलता का मतलब है तेज दिमाग, सही स्ट्रेटेजी और भरपूर मेहनत। लेकिन समय ने मुझे सिखाया कि असली सफलता सिर्फ IQ, इंटेलिजेंस कोशंट से नहीं आती, बल्कि EQ, इमोशनल कोशंट से भी आती है, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का संतुलन। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या यह सॉफ्ट स्किल सच में करियर और लाइफ बदल सकती है? और मेरा जवाब होता है हाँ, और यह आपके करियर की सबसे छुपी हुई सुपर पावर हो सकती है। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अमित की, जो बेंगलुरु में एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। अमित की टीम में कई टैलेंटेड लोग थे, लेकिन डेडलाइन पर काम में गड़बड़ी हो जाती थी, लोग नाराज हो जाते थे और टीम का माहौल तनाव से भर जाता था। अमित टेक्निकली बहुत अच्छा था, लेकिन वह टीम की भावनाओं को पढ़ना नहीं जानता था। एक दिन उसकी कंपनी ने सभी लीडर्स के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्कशॉप रखा। वहां उसने जाना कि EQ के 4 मुख्य पहलू होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना; सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना; सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना; और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सकारात्मक रिश्ते बनाना और बनाए रखना। अमित ने सीखा कि जब टीम में तनाव बढ़ रहा हो तो सिर्फ टास्क और डेडलाइन पर नहीं, बल्कि लोगों की चिंता, डर और मोटिवेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। उसने मीटिंग की शुरुआत एक चेक इन राउंड से करनी शुरू की, जहां हर कोई अपने मूड के बारे में 2 वाक्य कहता। उसने सीखा कि गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने की बजाय गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना और फिर समाधान सोचना ज्यादा असरदार होता है। नतीजा, 6 महीने में उसकी टीम की परफॉर्मेंस 35% बढ़ गई और लोग उसे एक ऐसा लीडर मानने लगे जो उन्हें समझता है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि हाई EQ वाले लोग न सिर्फ बेहतर लीडर बनते हैं, बल्कि उनकी रिलेशनशिप्स लंबी और मजबूत होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है और वे मुश्किल हालात में भी शांत रह पाते हैं। दिमाग के न्यूरोसाइंस की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अमिगडाला, जो इमोशंस प्रोसेस करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और निर्णय लेता है, के बीच बेहतर तालमेल बनाता है। यानी आपका दिमाग भावनाओं और तर्क को साथ लेकर चलता है। EQ सिर्फ ऑफिस या बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आपका पार्टनर उदास हो और आप उसकी चुप्पी के पीछे के दर्द को महसूस कर लें, तो आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले इंसान बन जाते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी बचाई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सीखा कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना, और यह सीख इमोशनल इंटेलिजेंस से आई। अब मैं आपको एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देता हूं। पॉज, लेबल, रिस्पॉन्ड। जब भी कोई मजबूत भावना, गुस्सा, डर, उदासी आए, सबसे पहले पॉज करें, 5 सेकंड कुछ मत कहें। फिर उस भावना को लेबल करें, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है
या मैं घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं। अंत में सोचे समझे शब्दों में रिस्पॉन्ड करें, बजाय कि तुरंत रिएक्ट करें। इस छोटे से अभ्यास से आपके रिश्तों में और करियर में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। याद रखिए, तेज दिमाग आपको अवसर दिला सकता है, लेकिन समझदार दिल उन अवसरों को लंबे समय तक टिकाए रखता है। जिंदगी में दिल और दिमाग का संतुलन बनाना ही असली मास्टरी है, क्योंकि जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आप न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी दुनिया के साथ भी जीत जाते हैं। अध्याय 9, रेसिलियंस, मुश्किलों में मजबूती। एक समय था जब मैं सोचता था कि जीवन की सबसे बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद बार बार उठते हैं। यही है रेजिलियंस, मुश्किलों में मजबूती, हार के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है नेहा की, जो मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। उसने कॉलेज के बाद अपना पहला कलेक्शन बनाया, लेकिन फैशन शो के दिन उसके आउटफिट्स की पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट में खराब हो गई। शो का आधा हिस्सा बर्बाद हो गया और नेहा टूट गई। लेकिन उसने हार मानने की बजाय उसी हफ्ते सोशल मीडिया पर डैमेज्ड बट ब्यूटीफुल थीम से अपना फोटोशूट किया, जिसमें खराब कपड़ों को ही एक आर्ट के रूप में दिखाया। यह पोस्ट वायरल हो गया और 1 महीने में उसे एक बड़ी ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट मिला। नेहा ने मुझे कहा, गिरना दर्द देता है, लेकिन फिर उठना ताकत देता है। मनोविज्ञान में रेजिलियंस को एक मानसिक मसल कहा जाता है। जितना आप इसे ट्रेन करते हैं, यह उतनी मजबूत होती जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग असफलता को फीडबैक की तरह लेते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं, वे अपनी इंडस्ट्री में लंबे समय तक टॉप पर रहते हैं। रेसिलियंस का विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ एक जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता, हमें यह शक्ति देती है। आप जितनी बार मुश्किलों से जूझते हैं और समाधान ढूंढते हैं, आपके दिमाग के समस्या समाधान सर्किट उतने ही मजबूत होते जाते हैं। मैंने अपने करियर में कई बार ऐसे पल देखे हैं जब मैं पूरी तरह से हार मानने की कगार पर था। एक बार मेरा एक बिजनेस प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने 2 साल लगाए थे, निवेशकों ने बीच में छोड़ दिया। मैं टूट गया था, लेकिन मैंने 1 हफ्ते तक सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, क्या गलत हुआ, क्या सीख मिली और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। इस प्रक्रिया ने मुझे न सिर्फ नए आइडियाज दिए, बल्कि यह एहसास भी दिलाया कि हार अंत नहीं है, बल्कि नए रास्ते की शुरुआत है। रेसिलियंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डर को कम करता है। जब आपको पता होता है कि गिरने के बाद भी आप उठ सकते हैं, तो आप बड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं। यही वजह है कि उद्यमी, खिलाड़ी और क्रिएटिव लोग जो बार बार असफल होते हैं, अंत में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं। कॉलेज के छात्रों के लिए रेजिलियंस का मतलब है एग्जाम में फेल होने के बाद भी आत्मविश्वास बनाए रखना। रिश्तों में इसका मतलब है टूटे दिल के बाद भी प्यार पर भरोसा रखना। करियर में इसका मतलब है रिजेक्शन के बाद भी आगे बढ़ते रहना। अब मैं आपको एक अभ्यास देता हूं, जिसे मैं रेजिलियंस जर्नल कहता हूं। हर रात 3 चीजें लिखें। 1, आज कौन सी चुनौती आई। 2, मैंने उसे कैसे हैंडल किया। 3, मैंने उससे क्या सीखा। यह आदत आपके दिमाग को यह सिखाती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती और हर अनुभव एक सीख है। याद रखिए, जिंदगी आपको कभी भी गिरा सकती है, लेकिन रेजिलियंस आपको बार बार उठाकर खड़ा कर देता है। और जब आप बार बार उठते हैं, तो एक दिन आपको एहसास होता है, मुश्किलें दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी ताकत बनाने वाली सबसे बड़ी ट्रेनर है। अध्याय 10, लेगेसी, अपनी छाप छोड़ना। जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छा करियर, अच्छी कमाई और आरामदायक जीवन है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैंने महसूस किया कि असली मकसद है अपनी एक ऐसी छाप छोड़ना जो आपके जाने के बाद भी दुनिया में बनी रहे। इसे कहते हैं लेगेसी, यानी आप कौन थे, आपने कैसे जिया और आपने लोगों के दिलों में क्या छोड़ा। यह पैसे से ज्यादा, पोजीशन से ज्यादा और शोहरत से ज्यादा गहरा है। एक कहानी सुनिए। यह कहानी है रवि की, जो एक साधारण स्कूल में गणित पढ़ाने वाला टीचर था। रवि के पास बड़ी कार, बड़ा घर या भारी बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो कई करोड़पति भी नहीं पा सके। सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जिंदगी उसने बदल दी थी। वह सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाता था, वह बच्चों को यह भी सिखाता था कि समस्या बड़ी हो या छोटी, हल हमेशा होता है। 25 साल तक पढ़ाने के बाद जब वह रिटायर हुआ, तो स्कूल के बाहर हजारों लोग खड़े थे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, कलाकार सभी थे, और सब एक ही बात कह रहे थे, आपकी वजह से हम वो बन पाए जो आज हैं। यही है लेगेसी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के जीवन में 3 स्तर के मकसद होते हैं। पहला सर्वाइवल, अपना गुजारा करना। दूसरा सक्सेस,
लक्ष्य हासिल करना, और तीसरा सिग्निफिकेंस, दूसरों के जीवन में अर्थ लाना। लेगेसी तीसरे स्तर से पैदा होती है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी पर सकारात्मक असर डालते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो हमें गहरी संतुष्टि और खुशी देते हैं। इसका मतलब है लेगेसी बनाना न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि आपके लिए भी। कॉलेज के दिनों में आपकी लेगेसी हो सकती है अपने दोस्तों को कठिन समय में साथ देना। करियर में आपकी लेगेसी हो सकती है अपनी टीम के जूनियर्स को ऐसा गाइड बनना जिसे वे सालों तक याद रखें। रिश्तों में आपकी लेगेसी हो सकती है अपने परिवार में प्यार, भरोसा और सम्मान का माहौल बनाना। बिजनेस में यह हो सकती है अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे बढ़ सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। अब सवाल है, लेगेसी बनाने की शुरुआत कैसे करें? इसका पहला कदम है क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, वैल्यूज क्या है। दूसरा कदम है कंसिस्टेंसी, उन मूल्यों के अनुसार हर दिन जीना, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। तीसरा कदम है कंट्रीब्यूशन, अपने समय, कौशल और संसाधनों को दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाना। मैं आपको एक अभ्यास देता हूं जिसे मैं द लास्ट पेज एक्सरसाइज कहता हूं। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिखा जा रहा है। उसमें लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वे कहेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए जिए या कहेंगे कि आपने दूसरों के लिए फर्क पैदा किया? जो भी जवाब आए वही आपकी लेगेसी बनाने का रोड मैप है। याद रखिए, लेगेसी बनाना किसी एक बड़े काम का नतीजा नहीं है बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों का लगातार असर है। हर दिन आपके पास मौका होता है, एक मुस्कान देकर, एक सही शब्द बोलकर, एक मदद का हाथ बढ़ाकर अपनी छाप छोड़ने का। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेगेसी अमर होती है। हो सकता है आपके जाने के सालों बाद भी कोई किसी को प्रेरणा दे रहा हो और उसकी जड़ आपके किसी पुराने काम में हो। जिंदगी का सबसे गहरा इनाम है जब आप जा चुके हों तब भी आपकी रोशनी जलती रहे। द माइंड इज एवरीथिंग। तो अब हम इस यात्रा के अंत पर हैं, लेकिन सच कहूं तो यह अंत नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत है। इन 10 अध्यायों में हमने साथ मिलकर सीखा कि दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सपनों तक पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि कैसे मानसिकता बदलने से किस्मत बदल सकती है, कैसे डर को तोड़कर हम अपने असली सामर्थ्य तक पहुंच सकते हैं, कैसे आदतें हमारे भविष्य को गढ़ती हैं और कैसे चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। और आखिर में हमने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ सफलता नहीं बल्कि वह छाप है जो हम पीछे छोड़ते हैं, हमारी लेगेसी। मैं चाहता हूं कि जब आप आज रात सोने जाएं तो यह याद रखें, आपके भीतर अपार शक्ति है, आपका मन असीम संभावनाओं से भरा है और आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। चाहे आपकी हालत कैसी भी हो, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि डर भी उनसे कांप उठे। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि असफलता भी आपको रोक न सके, और अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग कहें, यह इंसान सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसने हमें जीना सिखाया। याद रखिए, द माइंड इज एवरीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल।